नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गवर्नर जनरल और वाइसराय। इस चर्चा में हम सभी महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और वाइसराय के कार्यकाल और उनके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं को पूरी तरह से समझेंगे, जो सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव से। उनका पहला कार्यकाल था 1757 से 1760 तक। बिल्कुल। और इसी कार्यकाल में वो घटना घटी जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी। 1757 का प्लासी का युद्ध। हाँ, प्लासी का युद्ध। और ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का राजनीतिक भाग्य तय करने वाली शक्ति बना दिया। और इसी वजह से रॉबर्ट क्लाइव को आप कह सकते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर होने का श्रेय दिया जाता है। क्लाइव के बाद एक और नाम आता है, एक अस्थायी गवर्नर का जिक्र, हॉलवेल। उनका कार्यकाल तो बहुत ही छोटा था। हाँ, 1760 में वे कुछ ही समय के लिए गवर्नर थे। उनका महत्व इस बात में है कि उन्होंने ब्लैक होल काल कोठरी की जो घटना थी उसका विवरण दिया था। अच्छा जी, ये एक ऐसी घटना है जिसका जिक्र ब्रिटिश इतिहासकार बहुत प्रमुखता से करते हैं। हॉलवेल के बाद फिर हेनरी वेंसेटार्ट का दौर आता है 1760 से 1765 तक। इनके समय में तो एक बहुत ही जरूरी युद्ध हुआ था। सही का, वो था 1764 का बक्सर का युद्ध। हाँ, अगर प्लासी के युद्ध ने दरवाजा खोला था तो बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत की असली राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। मतलब ये ज्यादा निर्णायक था। बहुत ज्यादा। इस युद्ध के बाद कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक इकाई नहीं रह गई, वो एक शासक बन गई। और फिर रॉबर्ट क्लाइव एक बार फिर गवर्नर बन के लौटे 1765 से 1767 तक। जी, और उनका ये जो दूसरा कार्यकाल था ये प्रशासनिक परिवर्तनों के लिए जाना जाता है। अच्छा। उन्होंने बंगाल में द्वैध शासन डुअल गवर्नमेंट की व्यवस्था शुरू की। द्वैध शासन ये क्या था? ये एक दोहरी शासन प्रणाली थी जहां दीवानी यानी राजस्व वसूलने का जो अधिकार था वो कंपनी के पास था। हाँ, वो कंपनी के पास था। और निजामत जो प्रशासनिक जिम्मेदारियां थी वो नवाब के पास। पैसा कंपनी के पास और सारी जिम्मेदारी नवाब की। बिल्कुल। और इसी कार्यकाल में 1765 में इलाहाबाद की संधि भी हुई थी। क्लाइव के जाने के बाद क्या हुआ? लॉर्ड वेरेलिस्ट और जॉन कार्टियर का दौर कैसा रहा? तो लॉर्ड वेरेलिस्ट जो 1767 से 69 तक थे, उनके समय में क्लाइव वाला द्वैध शासन चलता रहा। लेकिन इसके साथ ही दक्षिण भारत में वहां प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत भी इसी दौरान हुई। तो कंपनी की चुनौतियां और बढ़ गईं। और जॉन कार्टियर, उनके समय में तो एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, है ना? हाँ, जॉन कार्टियर का कार्यकाल 1769 से 1772 बंगाल के लिए एक बहुत ही अंधकारमय समय था। अकाल। जी, 1770 में बंगाल का पहला महान अकाल पड़ा। इस अकाल में भारी जनहानि हुई और इसने द्वैध शासन की जो कमियां थी उन्हें पूरी तरह से उजागर कर दिया। तो अब बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स की। 1773 में जाने से ठीक पहले कंपनी में चल क्या रहा था? उनके आने से पहले असल में पूरी तरह अराजकता थी। रॉबर्ट क्लाइव की जो दोहरी शासन व्यवस्था थी उसने बंगाल को खोखला कर दिया था। इस सिस्टम में कंपनी के पास पैसा वसूलने का अधिकार तो था, लेकिन प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अच्छा। नतीजा, कंपनी के कर्मचारी रातों रात अमीर हो रहे थे और बंगाल की जनता कंगाल। ब्रिटेन में ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन चुका था। इसीलिए ब्रिटिश संसद को दखल देना पड़ा और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा। तो ये एक्ट कंपनी पर लगाम कसने के लिए था? बिल्कुल। ये ब्रिटिश सरकार की पहली कोशिश थी अपनी ही बेलगाम कंपनी को काबू में करने की। इसी एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया और बम्बई और मद्रास को उसके अधीन कर दिया। हाँ, कुछ हद तक। ये भारत में ब्रिटिश प्रशासन को सेंट्रलाइज करने एक केंद्र से चलाने की पहली बड़ी कोशिश थी और हेस्टिंग्स को इसी नए सिस्टम को लागू करने के लिए भेजा गया था। और उन्होंने आते ही सबसे पहले वो दोहरी शासन व्यवस्था खत्म कर दी। हाँ, और ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर पैसा कंपनी वसूलेगी तो प्रशासन की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। इससे कंपनी का नियंत्रण बढ़ा, लेकिन साथ ही उसकी जवाबदेही भी तय हो गई। अब आप अपनी नाकामियों के लिए नवाब को दोष नहीं दे सकते थे।
और सत्ता के विस्तार का मतलब था युद्ध। उनके समय में पहला मराठा युद्ध और दूसरा मैसूर युद्ध हुए। इन सब के पीछे क्या कोई एक बड़ी रणनीति थी? हाँ, उनकी रणनीति को घेरे की नीति या कह सकते हैं रिंग फेंस पॉलिसी कहा जाता है। रिंग फेंस पॉलिसी, ये क्या थी? इसका आइडिया बहुत सीधा था। अपनी फैक्ट्री या टेरिटरी को बचाने के बजाय, सीधे लड़ने के बजाय अपने पड़ोसी राज्य की सीमाओं की रक्षा करो। उस पड़ोसी राज्य को बफर जोन बना लो। अच्छा। उसकी सेना का खर्च भी वही राज्य उठाएगा और लड़ाई भी उसकी जमीन पर होगी। इस तरह आपकी अपनी सीमाएं सुरक्षित रहती हैं। यानी अपनी हिफाजत का खर्चा भी पड़ोसी से वसूल लो। काफी चालाकी भरा सिस्टम था ये। बिल्कुल। लेकिन हेस्टिंग्स के समय में सिर्फ लड़ाइयां तो नहीं हुई, कुछ सांस्कृतिक काम भी हुए, जैसे भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इससे यूरोप को पहली बार भारतीय दर्शन की गहराई का अंदाजा हुआ। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ये लोग समझ रहे थे कि अगर इस देश पर राज करना है तो इसके इतिहास, समाज और ज्ञान को समझना पड़ेगा। ये सिर्फ अकादमिक जिज्ञासा नहीं थी, ये शासन करने का एक टूल था। इन सब कामों के बावजूद हेस्टिंग्स का करियर एक बड़े विवाद के साथ खत्म हुआ। उन पर इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया। हाँ, और वो मुकदमा 7 साल तक चला। उन पर भ्रष्टाचार से लेकर न्यायिक हत्या तक के आरोप थे। एक बड़ा आरोप उनकी भू राजस्व नीति से जुड़ा था, जिसे इजारेदारी प्रथा कहते हैं। ये इजारेदारी प्रथा क्या थी? ये असल में राजस्व वसूली की नीलामी थी। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता उसे एक इलाके से टैक्स वसूलने का अधिकार मिल जाता। तो फिर इसमें दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि अपना मुनाफा निकालने के लिए ये ठेकेदार किसानों का खून चूस लेते थे। इससे कंपनी को तो एक मुश्त रकम मिल जाती थी, लेकिन गांव की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। अच्छा। इसी तरह के कामों ने हेस्टिंग्स की छवि एक अत्याचारी शासक की बना दी थी। हालांकि वो मुकदमे से बरी हो गए, पर उनका नाम हमेशा के लिए दागदार हो गया। हेस्टिंग्स पर चले महाभियोग ने ब्रिटेन में कंपन की छवि पर एक बड़ा दाग लगा दिया था। तो जाहिर है अब उन्हें ऐसे आदमी की जरूरत थी जो साफ सुथरा हो और प्रशासन में फैली गंदगी को साफ कर सके। और यही एंट्री होती है लॉर्ड कॉर्नवालिस की। बिल्कुल। कॉर्नवालिस एक बड़े ब्रिटिश अभिजात परिवार से थे और उनका रिकॉर्ड बेदाग था। उन्हें भारत भेजा ही इसलिए गया था कि वो कंपनी के प्रशासन को एक व्यवस्थित और ईमानदार ढांचा दें। लेकिन विडंबना देखिए, उनके आते ही एक बड़ा युद्ध शुरू हो गया, तीसरा आंग्ल-मैसूर युद्ध। हाँ, और इस युद्ध ने टीपू सुल्तान की कमर तोड़कर रख दी, पूरी तरह से। 1792 की श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू के लिए बहुत अपमानजनक थी। उन्हें अपना आधा राज्य देना पड़ा था, है ना? आधा राज्य, भारी हर्जाना और अपने 2 बेटों को बंधक के तौर पर अंग्रेजों को देना पड़ा। इस संधि ने दक्षिण भारत में ब्रिटिश सत्ता को लगभग अजेय बना दिया। लेकिन युद्ध से ज्यादा कॉर्नवालिस को उनके प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है, जैसे कि 1793 का कॉर्नवालिस कोड और बंगाल का स्थायी बंदोबस्त। ये कॉर्नवालिस कोड क्या था? ये नियमों का एक संग्रह था। इसका सबसे बड़ा सिद्धांत था शक्ति का पृथक्करण, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स। ओके। उन्होंने कलेक्टर, जो उस समय जिले का बेताज बादशाह होता था, उसकी शक्तियों को बांट दिया। राजस्व वसूलने का काम कलेक्टर के पास रहा, लेकिन न्याय करने का काम उससे लेकर नई दीवानी अदालतों को दे दिया गया। ये भ्रष्टाचार रोकने की कोशिश थी। हाँ, और व्यवस्था बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। और स्थायी बंदोबस्त, उसे तो भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इसका असल मकसद क्या था? इसके कई मकसद थे। पहला, कंपनी के लिए हर साल एक फिक्स्ड और गारंटीड आमदनी तय करना। दूसरा, जमींदारों के रूप में एक ऐसा वफादार वर्ग तैयार करना जिसके हित कंपनी के राज से जुड़े हों। एक लॉयल क्लास। बिल्कुल। और तीसरा, कंपनी को उम्मीद थी कि जब जमींदार जमीन के मालिक बन जाएंगे तो वो खेती को सुधारने में पैसा लगाएंगे। लेकिन क्या ये उम्मीद कुछ ज्यादा ही आशावादी नहीं थी? क्या कंपनी सच में मानती थी कि जमींदार किसानों की भलाई के बारे में सोचेंगे? आपकी बात सही है। ये उम्मीद पूरी नहीं हुई। कंपनी की आमदनी तो फिक्स हो गई, लेकिन जमींदारों ने किसानों पर लगान का बोझ बहुत बढ़ा दिया और जमीन में कोई निवेश नहीं किया। तो इसने तो समाज में और असमानता पैदा कर दी। हाँ, एक नई तरह की असमानता जिसका सर दशकों तक रहा। इसीलिए कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक तो कहा जाता है, लेकिन उनके स्थायी बंदोबस्त की आज भी आलोचना होती है। कॉर्नवालिस ने एक सिस्टम बनाया,
उनके बाद आए सर जॉन शोर। उनका दौर तो काफी शांत माना जाता है। हाँ, शोर अहस्तक्षेप की नीति में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि कंपनी को भारतीय राज्यों के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन उनकी इस शांति की नीति का एक उल्टा असर भी हुआ। अंग्रेजों को शांत देखकर मराठों जैसी ताकतें और मजबूत होने लगीं। इसने आने वाले टकराव की जमीन तैयार कर दी। और उनके समय में 1793 का चार्टर एक्ट आया। हाँ, और इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया। तो ये बस एक रूटीन एक्सटेंशन था? नहीं, सिर्फ रूटीन एक्सटेंशन नहीं था। उस वक्त ब्रिटेन में एडम स्मिथ के फ्री ट्रेड के विचार जोर पकड़ रहे थे। कंपनी के एकाधिकार के खिलाफ आवाजें उठ रही थी। तो इस एक्ट ने एकाधिकार को 20 साल और बढ़ाकर कंपनी को एक तरह से आखिरी मोहलत दी। ये एक संकेत था कि कंपनी का राज हमेशा नहीं चलने वाला। जॉन शोर की शांति की नीति ने जो खालीपन छोड़ा और मराठों को जो मजबूत होने का मौका दिया, उसे भरने के लिए एक बहुत ही अलग सोच वाला इंसान चाहिए था, और वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली 1798 में आए और वो एक घोर साम्राज्यवादी थे। यूरोप में नेपोलियन का खतरा बढ़ रहा था और वेलेस्ली को डर था कि फ्रांसीसी भारत में अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। उनका एक ही लक्ष्य था, भारत में ब्रिटिश सत्ता को सर्वोच्च बनाना और फ्रांसीसी प्रभाव को जड़ से उखाड़ फेंकना। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उनका सबसे बड़ा हथियार थी सहायक संधि प्रणाली। ये क्या बला थी? ये वेलेस्ली का मास्टर स्ट्रोक था। आप इसे हेस्टिंग्स की घेरे की नीति का अगला ज्यादा आक्रामक रूप समझ सकते हैं। अच्छा, कैसे? पहले आप अपने पड़ोसी को अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते थे। अब आप अपने पड़ोसी की आजादी छीनकर उसे अपना गुलाम बना रहे थे। और मजे की बात ये कि वो अपनी गुलामी का खर्चा भी खुद उठा रहा था। ये कैसे काम करता था? सिस्टम बहुत चालाकी से बनाया गया था। कंपनी किसी भारतीय राजा से कहती कि हम तुम्हें बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह से बचाएंगे। बदले में तुम्हें अपने राज्य में हमारी एक सेना रखनी होगी और उसका पूरा खर्च उठाना होगा। और तुम्हें अपनी राजधानी में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होगा और तुम हमारी इजाजत के बिना किसी और राज्य से कोई संबंध नहीं रख सकते। मतलब राजा अपनी सैन्य और विदेश नीति दोनों ही कंपनी को सौंप देता था? बिल्कुल, वो नाम का राजा रह जाता था, असल में वो कंपनी का कैदी बन जाता था। हैदराबाद के निजाम पहले थे जिन्होंने ये संधि स्वीकार की। टीपू सुल्तान ने मना कर दिया। तो नतीजा हुआ 1799 का चौथा मैसूर युद्ध, जिसमें वो मारे गए। सही। इसके बाद वेलेस्ली ने मराठों को भी लड़ाई में हराकर उन पर भी सहायक संधियां थोप दी। यानी तलवार और संधि दोनों का इस्तेमाल करके उन्होंने ब्रिटिश राज का तेजी से विस्तार किया। हाँ, और जो उनकी बात नहीं मानता था उसके लिए उनके पास दूसरे तरीके भी थे। जैसे 1799 में उन्होंने प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी। उन्हें डर था कि अखबार कंपनी की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं। वेलेस्ली किसी भी तरह का विरोध बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थे? बिल्कुल नहीं। वेलेस्ली के विस्तारवादी नीतियां कामयाब तो रहीं, लेकिन उनमें पैसा पानी की तरह बहाया गया। जाहिर है लंदन में बैठे कंपनी के डायरेक्टरों को ये पसंद नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं, वो मुनाफा कमाने बैठे थे, साम्राज्य बनाने नहीं। वेलेस्ली के युद्धों के भारी खर्च से वो तंग आ गए और 1805 में उन्हें वापस बुला लिया गया। उनकी जगह भेजा गया सर जॉर्ज बार्लो को, जिनका काम था खर्चों में कटौती करना। हाँ, और बार्लो के इसी छोटे से कार्यकाल में एक बहुत बड़ी घटना हुई, 1806 का वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। वेल्लोर का विद्रोह, ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 1857 के महाविद्रोह का एक ट्रेलर था। मामला शुरू हुआ एक नए ड्रेस कोड से। भारतीय सिपाहियों को माथे पर तिलक लगाने, दाढ़ी रखने से मना कर दिया गया। और उन्हें एक नई टोपी पहनने को कहा गया था? हाँ, एक नई चमड़े की टोपी। तो ये सीधे सीधे उनकी धार्मिक और सामाजिक पहचान पर हमला था। सिपाहियों को लगा कि ये उनके धर्म को भ्रष्ट करके उन्हें ईसाई बनाने की साजिश है। तो ये सिर्फ एक टोपी का मामला नहीं था? नहीं, ये सालों से जमा हो रहे गुस्से का विस्फोट था। सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, वेल्लोर के किले पर कब्जा कर लिया और कई ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला। हालांकि विद्रोह को कुचल दिया गया था। हाँ, बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसने कंपनी को पहली बार दिखाया कि भारतीय सिपाही की बैरक में बारूद भरा हुआ है, बस एक चिंगारी की देर है। क्या अंग्रेजों ने इससे कोई सबक सीखा? फौरी तौर पर तो उन्होंने वो ड्रेस कोड वापस ले लिया, लेकिन जो असली सबक था कि भारतीय लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वो 50 साल बाद
1857 में दोबारा सीखेंगे। और तब उसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। वेलोर के आंतरिक झटके के बाद कंपनी का ध्यान एक बड़े भारी खतरे की ओर गया, यूरोप में नेपोलियन। सही कहा। 1807 में जब मिंटो आए तो सबसे बड़ा डर यही था कि नेपोलियन रूस के साथ मिलकर जमीन के रास्ते भारत पर हमला कर सकता है। इसलिए मिंटो का सारा ध्यान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित करने पर था। और इसी सिलसिले में उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के साथ 1809 में अमृतसर की संधि की। हाँ, और ये उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। रणजीत सिंह ने तब तक पंजाब में एक बहुत शक्तिशाली सिख साम्राज्य बना लिया था और वो सतलज नदी के पार भी अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। अंग्रेजों को ये अपने लिए खतरा लगा। तो इस संधि में क्या तय हुआ? इस संधि ने सतलज नदी को रणजीत सिंह के साम्राज्य और ब्रिटिश भारत के बीच की सीमा मान लिया। रणजीत सिंह सतलज के पूर्व में दखल न देने पर राजी हुए और अंग्रेजों ने पश्चिम में उनके इलाकों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। तो इससे कुछ समय के लिए शांति हो गई? हाँ, उत्तर पश्चिम में कुछ समय के लिए शांति कायम हो गई और अंग्रेजों को भारत के बाकी हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिल गया। और मिंटो के कार्यकाल के अंत में 1813 का चार्टर एक्ट लागू हुआ, जिसने आगे के बदलावों की नींव रखी। तो अब बात करते हैं हेस्टिंग्स की। इनके समय में ब्रिटिश पावर काफी तेजी से फैली थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। हेस्टिंग्स के समय में जो हुआ उसे आप ब्रिटिश साम्राज्य का असली कंसोलिडेशन कह सकते हैं। अच्छा। इससे पहले तक कंपनी थोड़ी कह सकते हैं सतर्क रहती थी, लेकिन हेस्टिंग्स ने वो जो अहस्तक्षेप की नीति थी ना, उसे पूरी तरह ताक पर रख दिया। नॉन इंटरफेरेंस वाली। हाँ, वही। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1814 से 16 तक चला आंग्ल नेपाल युद्ध। गोरखा बहुत बहादुर थे, लेकिन अंत में सुगौली की संधि हुई और कुमाऊं गढ़वाल जैसे इलाके अंग्रेजों के पास आ गए। हाँ, और मराठों का क्या हुआ? वो तो उस समय एक बहुत बड़ी शक्ति थे। बिल्कुल। और हेस्टिंग्स ने उसी शक्ति को अब कह सकती हैं निर्णायक रूप से खत्म कर दिया। अच्छा। जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817-18 के आसपास, उसके बाद तो मराठा परिसंघ को ही भंग कर दिया गया। पूरी तरह से। और सबसे बड़ी बात, पेशवा का पद वो हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। ये सिर्फ एक लड़ाई जीतना नहीं था, ये भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्तियों में से एक को नक्शे से मिटाने जैसा था। और इसी के साथ पिंडारियों का भी दमन हुआ, तो अब पूरे मध्य भारत पर अंग्रेजों का सीधा कंट्रोल था। तो ये तो हुई सैन्य ताकत की बात, लेकिन जमीन पर शासन चलाने के लिए भी तो कुछ बदलाव किए होंगे। मैंने रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में सुना है। बिल्कुल। लड़ाइयां तो एक हिस्सा थी, असली खेल तो जमीन और लगान का ही था। मद्रास में रैयतवाड़ी नाम की एक नई व्यवस्था शुरू की गई। इसका मतलब क्या था? मतलब बहुत सीधा था। अब सरकार सीधे किसानों यानी रैयतों से टैक्स वसूलेगी, बीच के जमींदारों को हटाकर। ये तो सुनने में अच्छा लगता है। कागज पर तो अच्छा लगता था कि किसान सीधे सरकार से जुड़ा है, लेकिन असल में लगान की दरें इतनी ज्यादा थीं कि किसानों की हालत और खराब हो गई। तो आप देख सकती हैं, हर कदम का मकसद एक ही था, ब्रिटिश कंट्रोल को मजबूत करना और ज्यादा से ज्यादा राजस्व निकालना। तो एक तरफ लड़ाइयों से साम्राज्य बढ़ रहा था, लेकिन फिर एक ऐसा गवर्नर जनरल आया जो इन सब से बिल्कुल अलग था, विलियम बेंटिंग। वो सामाजिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा विरोधाभास है। विलियम बेंटिंग का दौर वाकई में अलग था। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन का एक नैतिक कर्तव्य भी है। और इसी सोच के तहत 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाने वाला कानून बनाया गया। ये बहुत बड़ा और साहसिक कदम था। और ठगी प्रथा का भी तो अंत किया था। हाँ, ठगी प्रथा का अंत किया गया। ये ठग गिरोह यात्रियों को लूटकर मार डालते थे और कन्या भ्रूण हत्या जैसी को प्रथाओं पर भी रोक लगाई गई। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सुधार वाकई भारतीय समाज की भलाई के लिए थे, या फिर ये अंग्रेजों की वो सिविलाइजिंग मिशन का हिस्सा था? ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब सीधा नहीं है। इसमें दोनों बातें थी। देखिए, राजा राममोहन राय जैसे भारतीय सुधारक खुद सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। हाँ, उनका समर्थन था। और बेंटिंग ने उन्हें पूरा समर्थन दिया। तो एक पक्ष तो मानवीय था, लेकिन साथ ही अंग्रेजों की एक बड़ी सोच ये भी थी कि वो भारत को सभ्य बनाने आए हैं। अच्छा। तो इन सुधारों का इस्तेमाल उन्होंने अपने शासन को नैतिक रूप से सही ठहराने के लिए भी किया। वो दुनिया को दिखा सकते थे कि देखो, हम भारत में सिर्फ राज नहीं कर रहे, बल्कि वहां के समाज को सुधार भी रहे हैं। और इसी दौर में 1833 का चार्टर एक्ट भी तो आया था।
उसने क्या बदला? सुना है वो एक बड़ा मील का पत्थर था। बहुत बड़ा। उस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा किरदार था वही बदल दिया। कैसे? अब तक कंपनी व्यापार भी करती थी और शासन भी। इस एक्ट ने कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब वो सिर्फ और सिर्फ एक शासक थी। अच्छा, मतलब अब वो एक प्रॉपर गवर्नमेंट बॉडी बन गई। हाँ, जो ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत पर हुकूमत करती थी। और इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस लिहाज से लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। बिल्कुल। लेकिन सुधारों का ये दौर ज्यादा लंबा नहीं चला। फोकस फिर से लड़ाइयों पर आ गया और इस बार नतीजा बहुत बुरा निकला। मैं पहला अफगान युद्ध की बात कर रहा हूँ। हाँ, ऑकलैंड के समय में हुआ पहला अफगान युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक भयानक दुस्वप्न जैसा था। क्यों? रूस के बढ़ते प्रभाव से डरकर अंग्रेजों ने अफगानिस्तान में दखल दिया और उन्हें वहां जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। हजारों ब्रिटिश सैनिक मारे गए। तो उनकी जो एक अपराजय होने की छवि थी, उसको गहरा धक्का लगा। ये उनकी सबसे बड़ी सैन्य विफलताओं में से एक गिनी जाती है। इसके बाद हार्डिंग के समय में सिखों के साथ पहला युद्ध हुआ, लाहौर की संधि हुई, लेकिन असली भूचाल तो अभी आना बाकी था। तस्वीरें दिमाग में आती हैं। एक तरफ रेलवे, डाक और तार, और दूसरी तरफ राज्यों को हड़पने की उनकी जबरदस्त भूख। डलहौजी ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सबसे आक्रामक चेहरा थे। उन्होंने व्यवगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। ये सिद्धांत क्या था? बहुत सरल था। अगर किसी राजा का अपना खून का वारिस मतलब बेटा नहीं है तो उसका राज्य सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। गोद लिए हुए बेटे को मान्यता नहीं देते थे। बिल्कुल नहीं। इसी नीति के तहत सतारा, नागपुर और सबसे मशहूर झांसी को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। और दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बाद तो पूरे पंजाब का ही विलय कर लिया गया। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है कि क्या डलहौजी के इस आधुनिकीकरण और उनकी साम्राज्यवादी नीति में कोई गहरा ताल्लुक था? क्या रेलवे और डाकघर सिर्फ भारत की तरक्की के लिए थे? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये दोनों नीतियां असल में एक ही सिक्के के दो पहलू थीं। अच्छा। 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली, लोक निर्माण विभाग बना, डाकघर अधिनियम आया। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन सोचिए, रेलवे का सबसे बड़ा फायदा किसे हुआ? सेना और कच्चे माल को बंदरगाहों तक तेजी से पहुंचाने में। और टेलीग्राफ लाइनों का इस्तेमाल? विद्रोह की खबरों को तुरंत एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किया गया। शिक्षा के लिए जो 1854 का वुड्स पैच आया, उसका भी एक बड़ा मकसद ऐसे भारतीय तैयार करना था जो क्लर्क बनकर ब्रिटिश प्रशासन को चलाने में मदद कर सके। तो ये आधुनिकीकरण भारत के फायदे के लिए था, लेकिन सिर्फ उतना जितना ब्रिटिश हितों के लिए जरूरी था। एकदम सही। डलहौजी की इन आक्रामक नीतियों का नतीजा तो निकलना ही था। उनके जाते ही लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का महाविद्रोह हुआ, जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक वाटरशेड मोमेंट था। उसने कंपनी राज की नींव हिला दी। और इसका सबसे बड़ा नतीजा क्या हुआ? सबसे बड़ा और सीधा नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। और भारत का शासन सीधे क्राउन के हाथ में चला गया? हाँ, सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में। भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वाइसरॉय कर दिया गया। जो सीधे क्राउन का प्रतिनिधि होता था। बिल्कुल। इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय बने। तो सत्ता का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया। इसके बाद प्रशासन और कानून में भी बड़े बदलाव हुए होंगे ताकि दोबारा 1857 जैसी कोई घटना ना हो। निश्चित रूप से। अंग्रेजों को समझ आ गया था कि सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं चल सकता, एक मजबूत कानूनी ढांचा बनाना होगा। विद्रोह के झटके के बाद इस काम में बहुत तेजी आई। 1859 में नागरिक विधि संहिता मतलब सिविल प्रोसीजर कोड और 1860 में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी बनाई गई। ये वही आईपीसी है जो आज तक हमारे क्रिमिनल लॉ का आधार है। वही 1861 में इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट आया, जिसके तहत कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। पहली बार बजट की व्यवस्था शुरू हुई और 1860 में इनकम टैक्स भी लगाया गया। मकसद हो शासन को ज्यादा व्यवस्थित बनाना, ज्यादा प्रिडिक्टेबल और ज्यादा कंट्रोल करने योग्य बनाना। और इसी दौर में पहली बार भारत की जनगणना भी हुई। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम रहा होगा। हाँ,
लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में पहली बार जनगणना हुई। ये भारत को आंकड़ों में समेटने की पहली बड़ी कोशिश थी। मतलब अब साम्राज्य सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं कर रहा था, वो अपने लोगों को गिनना चाहता था, उन्हें जाति, धर्म, पेशे में बांटकर समझना चाहता था। इसी के साथ भारत का सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग बना। ये एक नए तरह के कंट्रोल की शुरुआत थी, ज्ञान के जरिए कंट्रोल। और इस दौर के अंत में आते हैं लॉर्ड लिटन, जिनकी नीतियां बेहद दमनकारी मानी जाती हैं। उनका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट तो बहुत बदनाम है। लिटन का दौर क्राउन के शासन के उस चेहरे को दिखाता है जो बहुत क्रूर और भारत विरोधी था। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। वर्नाक्युलर मतलब स्थानीय भाषा। हाँ, तो ये कानून सीधे सीधे हिंदी, बंगाली, मराठी जैसी भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर हमला था। इसमें एक अजीब नियम था कि अगर कोई भारतीय अखबार सरकार के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक छापता तो उसकी प्रिंटिंग प्रेस तक जब्त की जा सकती थी। इसीलिए इसे मुंह बंद करने वाला कानून भी कहते थे। बिल्कुल। इसी साल शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट आया, जिसने भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस हथियार रखना गैर कानूनी बना दिया, जबकि अंग्रेजों पर यह लागू नहीं होता था। और दिल्ली दरबार का आयोजन भी तो इन्हीं के समय हुआ था ना? हाँ, और वो घटना ब्रिटिश राज के चरित्र को पूरी तरह उजागर कर देती है। 1877 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई। हाँ, भारत की साम्राज्ञी। हाँ। और सोचकर देखिए, ये सब उस वक्त हो रहा था जब दक्षिण भारत में एक भयानक अकाल पड़ा हुआ था और लाखों लोग भूख से मर रहे थे। एक तरफ अकाल और दूसरी तरफ जश्न। एक तरफ लाखों की मौत और दूसरी तरफ दिल्ली में जश्न और बेहिसाब फिजूल खर्ची। ये तस्वीर अपने आप में ब्रिटिश राज के पूरे किरदार को बयां कर देती है। अब बात करते हैं रिपन की। तो रिपन के कार्यकाल को देखें तो एक अजीब सा विरोधाभास नजर आता है। मतलब एक तरफ तो वो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कर रहे हैं, भारतीय भाषाओं के अखबारों को आज़ादी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ पहला कारखाना अधिनियम ला रहे हैं। ये दोनों कदम एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं ना? हाँ, ये बात बहुत दिलचस्प है और यही विरोधाभास रिपन के दौर को इतना जरूरी बनाता है। देखिए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को हटाना एक साफ उदारवादी कदम था। संदेश साफ था कि भारतीय प्रेस को भी उतनी ही आज़ादी मिलनी चाहिए। लेकिन कारखाना अधिनियम वो एक अलग सोच से आया था। वो औद्योगिक श्रमिकों की जो दयनीय हालत थी, उसमें सुधार करने का एक शुरुआती प्रयास था। बहुत मामूली ही सही, पर एक कोशिश थी। हाँ, बिल्कुल। इसमें बाल मजदूरी को रेगुलेट करने और काम के घंटे तय करने की बात थी। तो एक तरह से प्रशासन, राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार दोनों पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा था। और इसी दौर में 1881 से नियमित जनगणना की भी शुरुआत हुई। ये सुनने में तो एक सामान्य प्रशासनिक काम लगता है, पर क्या ये सिर्फ आंकड़े जुटाना था या इसका कोई गहरा मकसद भी था? सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, सतह पर तो ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक कदम था। पहली बार हर 10 साल पर पूरे भारत की आबादी को गिनने का, उनकी जाति, धर्म, व्यवसाय को दर्ज करने का एक सिस्टम बना। इससे तो नीतियां बनाने में बहुत मदद मिली होगी। जबरदस्त मदद मिली, टैक्स वसूलने, संसाधनों को समझने। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। इस डेटा ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय समाज को नियंत्रित करने का एक बहुत शक्तिशाली औजार दे दिया। अच्छा, वो कैसे? इसने समाज को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर देखने का नजरिया मजबूत किया, जिसके आगे चलकर बहुत दूरगामी राजनीतिक परिणाम हुए। लेकिन रिपन के सारे कदम इतने सफल नहीं रहे। इल्बर्ट बिल विवाद, वो तो उनके कार्यकाल का एक बड़ा दाग माना जाता है। हुआ क्या था उस वक्त? इल्बर्ट बिल वो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के दोहरे चरित्र को उजागर करने वाली घटना थी। उस समय तक कोई भी भारतीय जज किसी यूरोपीय अपराधी का मुकदमा नहीं सुन सकता था, चाहे वो कितने भी काबिल क्यों ना हो। बिल्कुल, ये सरासर नस्लीय भेदभाव था। इल्बर्ट बिल इसी को खत्म करने की एक कोशिश थी। लेकिन जैसे ही ये बिल आया, भारत में रहने वाले यूरोपीय समुदाय ने आसमान सर पर उठा लिया। बिल्कुल, खासकर चाय बागानों के मालिक और व्यापारी। उनके लिए ये अपने नस्लीय विशेषाधिकार पर सीधा हमला था। उन्होंने इतना जोरदार विरोध किया कि सरकार को झुकना पड़ा और बिल वापस ले लिया गया। लगभग बेअसर कर दिया गया। और ये सिर्फ एक कानूनी विवाद नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक मोड़ था।
जो पढ़ा लिखा भारतीय वर्ग ब्रिटिश न्याय और बराबरी में यकीन करता था, उसके लिए ये चेहरे पर एक तमाचे जैसा था। इसने ब्रिटिश न्याय के ढोंग की पोल खोल दी। सही कहा, और राष्ट्रवादी आंदोलन की आग को और भड़का दिया। तो इल्बर्ट बिल से मिले इस धोखे ने एक संगठित भारतीय आवाज की जरूरत को और मजबूत किया होगा। शायद इसीलिए रिपन के बाद डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आप बिल्कुल सही कड़ी जोड़ रहे हैं। इल्बर्ट बिल ने साफ कर दिया था कि अब याचिकाओं से काम नहीं चलेगा, एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की जरूरत है। तो 1885 में A.O. ह्यूम की मदद से कांग्रेस की स्थापना हुई। और शुरुआत में तो अंग्रेजों ने इसे एक सेफ्टी वॉल्व की तरह देखा है ना? जी, उन्हें लगा कि ये भारतीयों के बढ़ते गुस्से को बाहर निकालने का एक नियंत्रित मंच होगा कि साल में एक बार मिलेंगे, शिकायतें दर्ज कराएंगे और घर चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने इसकी असली ताकत को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। बहुत बड़ी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ये चिंगारी एक दिन आग बन जाएगी। खैर, डफरिन के समय एक और घटना हुई, तीसरा बर्मा युद्ध, जिसके बाद पूरे बर्मा पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। डफरिन के बाद आते हैं लैंसडाउन। इनके समय में दूसरा कारखाना अधिनियम आया। क्या ये बस पहले वाले कानून में छोटे मोटे सुधार थे? ये विस्तार था, लेकिन सुधार महत्वपूर्ण थे। जैसे महिलाओं के लिए काम के घंटे 11 तक सीमित कर दिए गए। अच्छा। और बच्चों के काम करने की न्यूनतम उम्र 7 से बढ़ाकर 9 साल कर दी गई। आज के हिसाब से तो ये बहुत कम लगता है। हाँ, लेकिन उस वक्त के हिसाब से ये एक प्रगतिशील कदम था। इसके अलावा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम भी आया, जिसने विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या थोड़ी बढ़ाई। और इसी समय भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा भी तय हुई, जिसे हम ड्यूरेंट रेखा कहते हैं। हाँ, 1893 में। ये आज भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक विवादित सीमा है। अब आते हैं उस वाइसराय पर जिसका नाम सुनते ही दक्षता और विवाद दोनों की याद आती है, लॉर्ड कर्जन। उनका कार्यकाल तो आयोगों और अधिनियमों से भरा पड़ा है, लेकिन हर चीज पर बंगाल का विभाजन भारी पड़ जाता है। कर्जन एक बेहद काबिल लेकिन उतने ही अलोकप्रिय प्रशासक थे। उनकी सोच साफ थी, भारत में ब्रिटिश राज की पकड़ को हर कीमत पर मजबूत करना। उन्होंने पुलिस आयोग बनाया, विश्वविद्यालय अधिनियम लाए। लेकिन उनका एक काम वाकई शानदार था, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। बिल्कुल, आज हम जो भी प्राचीन धरोहरें देख पाते हैं, उन्हें बचाने का श्रेय काफी हद तक कर्जन को ही जाता है। ये तो बड़ी विरोधाभासी शख्सियत है। एक तरफ भारत की धरोहर बचा रहा है, दूसरी तरफ भारत को ही बांट रहा है। बंगाल विभाजन पर जो प्रशासनिक सुविधा का तर्क दिया गया, क्या उसमें कोई सच्चाई थी? देखिए, कागज पर देखें तो तर्क मंतिकी लगता है। बंगाल उस समय बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक बहुत बड़ा प्रांत था, लेकिन ये आधा सच था। असली मकसद राजनीतिक था। बिल्कुल, बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र था। कर्जन ने जानबूझकर बंगाल को इस तरह बांटा कि पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल हो जाए और पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल। ये बांटो और राज करो की नीति का सबसे बेशर्म उदाहरण था। उनका इरादा साफ था, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ो और राष्ट्रवादी आंदोलन की कमर तोड़ दो। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। एकदम उल्टा। इस विभाजन ने पूरे देश में राष्ट्रवाद की ऐसी लहर पैदा की जिसकी अंग्रेजों ने कल्पना भी नहीं की थी। ये राष्ट्रवाद की धधकती आग में घी डालने जैसा था। तो कर्जन जो आग लगाकर गए, उसे संभालने की जिम्मेदारी आई लॉर्ड मिंटन द्वितीय पर, और इसी आग का नतीजा था स्वदेशी आंदोलन। बिल्कुल, मिंटो जब आए तब तक स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। ये सिर्फ विदेशी सामान का बहिष्कार नहीं था, ये एक रचनात्मक आंदोलन भी था। स्वदेशी स्कूल, कॉलेज, बैंक, उद्योग सब खड़े किए गए। ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। लेकिन इसी उथल-पुथल के बीच दो बड़ी घटनाएं हुईं जिन्होंने भविष्य की राजनीति तय कर दी, मुस्लिम लीग की स्थापना और कांग्रेस का विभाजन। जी, 1906 में अंग्रेजों के प्रोत्साहन पर ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और फिर 1907 में सूरत में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में टूट गई। ये तो राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका था। बहुत बड़ा। और इसी बिखराव का फायदा उठाते हुए अंग्रेज मॉर्ले मिंटो सुधार लाए। और इन सुधारों ने ही पहली बार भारत की राजनीति में सांप्रदायिक निर्वाचन का जहर घोला। सही कहा। 1909 के इन सुधारों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई।
इसका मतलब था कि एक ही इलाके में एक हिंदू वोटर अपने मुस्लिम पड़ोसी के लिए वोट नहीं कर सकता था और न ही वो मुस्लिम वोटर किसी हिंदू नेता को। ये तो समाज को कानूनी तौर पर बांटने जैसा था। यहीं से भारत के बंटवारे की नींव पड़नी शुरू हो गई थी। तो मिंटो के बाद जब लॉर्ड हार्डिंग टू आए, उनके सामने ये पूरी तरह से बंटी हुई और उग्र राजनीतिक तस्वीर थी। उन्होंने आते ही 2 बड़े फैसले लिए, बंगाल विभाजन रद्द करना और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाना। ये ब्रिटिश सरकार की रणनीति का हिस्सा था। स्वदेशी आंदोलन के जबरदस्त दबाव के आगे उन्हें झुकना पड़ा और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ये राष्ट्रवादियों की बहुत बड़ी जीत थी। और राजधानी बदलना, ये सिर्फ ऑफिस शिफ्ट करना तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक प्रतीकात्मक चाल थी। दिल्ली हमेशा से भारत की सत्ता का केंद्र रही थी। दिल्ली आकर वे अपनी हुकूमत को भारत की महान ऐतिहासिक विरासत से जोड़कर वैधता देना चाहते थे। और कलकत्ता जो राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका था, उससे पीछा छुड़ाना भी एक मकसद था। हाँ, राजधानी असल में 1912 में दिल्ली स्थानांतरित हुई। इसी दौर में 1915 में मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू महासभा की स्थापना की और 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी। हार्डिंग के बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड का दौर आता है 1916 से 1921 तक। ये दौर तो एक ऐसे प्रेशर कुकर जैसा लगता है जो बस फटने ही वाला है। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे निर्णायक मोड़ था। एक तरफ 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए। हिंदू मुस्लिम एकता की एक बड़ी मिसाल थी वो। बिल्कुल। वहीं 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के साथ भारतीय राजनीति के केंद्र में आ गए। सरकार ने भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के जरिए एक जिम्मेदार सरकार देने का लॉलीपॉप दिखाया। लेकिन इसी लॉलीपॉप के साथ उन्होंने रॉलेट एक्ट जैसा जहरीला कानून भी परोस दिया। यही अंग्रेजी राज का असली चेहरा था। एक हाथ से सुधार, दूसरे हाथ से दमन। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था। सरकार को सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने का अधिकार दे दिया। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून। जी, और इसी के विरोध में पूरा देश उठ खड़ा हुआ। और फिर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में वो हुआ जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। एक शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर का गोलियां चलवाना। ये सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये ब्रिटिश राज के नैतिक दावों का सार्वजनिक दिवालियापन था। इसने गांधीजी जैसे व्यक्ति को भी एक असहयोगी बना दिया। जलियांवाला बाग के बाद ही असहयोग और खिलाफत आंदोलन की जमीन तैयार हुई। चेम्सफोर्ड के बाद आए लॉर्ड रीडिंग। उनके समय में इस विशाल असहयोग आंदोलन का क्या हुआ? आंदोलन पूरे जोरों पर था, लेकिन 1922 में चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। और इस फैसले ने तो कांग्रेस के भीतर ही एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया होगा। बिल्कुल। मोतीलाल नेहरू और CR दास जैसे बड़े नेता इस फैसले से सख्त असहमत थे। उनका मानना था कि ये एक हिमालय जैसी भूल है। इसी असहमति के कारण 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। तो स्वराज पार्टी का मकसद था कि अब संघर्ष सड़कों से विधान परिषदों के अंदर ले जाना चाहिए। हाँ, उनकी रणनीति यही थी, चुनाव लड़ो, परिषदों में जाओ और वहां सरकारी कामकाज को ठप करके सरकार का विरोध करो। इसी बीच क्रांतिकारी रास्ता भी मजबूत हुआ, जैसे 1925 का काकोरी ट्रेन एक्शन। और इसी दौर में केरल का मोपला विद्रोह भी हुआ। जी, 1921 में, जो शुरू तो जमींदारों के खिलाफ एक किसान विद्रोह के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में उसने दुखद रूप से एक सांप्रदायिक रंग ले लिया। अब बात करते हैं लॉर्ड इरविन की। संगीत। तो लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था 1926 से 1931 तक, और इस दौरान तो बहुत कुछ हुआ। हाँ, बहुत कुछ। ये वो दौर था जब भारत की आज़ादी की लड़ाई एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। शुरुआत कहाँ से करें? शायद 1927 की साइमन कमीशन की घोषणा से। बिल्कुल। 1927 में घोषणा हुई और फिर 1928 में कमीशन 2 बार भारत आया, और इसके आते ही मतलब पूरे देश में एक तरह से आग लग गई, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, है ना? हाँ, यही सबसे बड़ी बात थी कि भारत का भविष्य तय होगा और उसमें कोई भारतीय ही नहीं होगा। इसी बीच 1927 में हरकोट बटलर भारतीय राज्य आयोग भी बना। और फिर जवाब में आई 1928 की नेहरू रिपोर्ट। ये सब एक के बाद एक हो रहा था। यहाँ जो बात फैसिनेटिंग है वो ये है कि ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। जैसे साइमन कमीशन का विरोध हुआ,
उसी के जवाब में नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव आया, बिल्कुल। और फिर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जहां पहली बार पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया, इसने लड़ाई को एक नई दिशा दे दी। बिल्कुल। और फिर 1930 में तो दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। हाँ, और उसी साल पहला गोलमेज सम्मेलन भी हुआ। लेकिन कांग्रेस ने तो उसका बहिष्कार किया था ना? जी, और इसी दौर का अंत हुआ 5 मार्च 1931 के गांधी-इरविन पैक्ट से। कहते हैं कि गांधी जी ने इरविन के सामने 11 सूत्रीय मांग रखी थी। और इस पैक्ट के ठीक 2 हफ्ते बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। ये एक बहुत ही विवादास्पद समय था। बहुत ज्यादा। तो इरविन के बाद आए लॉर्ड वेलिंगटन, जो 1931 से 1936 तक रहे। हाँ, और इनके समय में जो सबसे बड़ी घटना हुई वो थी 1932 के सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा। अच्छा। और इसी दौरान दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ। 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि कुछ ही लोग थे जिन्होंने तीनों सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। हाँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और टी.बी. सप्रू ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ये उस समय के राजनीतिक संवाद की जटिलता को दिखाता है। और फिर 1932 में पूना पैक्ट हुआ। जी, कम्युनल अवार्ड के जवाब में। और फिर 1935 में आया भारत सरकार अधिनियम, जो हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा आधार बना। सही कहा आपने। अब आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो पर। इनका कार्यकाल तो काफी लंबा था, 1936 से 1944 तक। हाँ, और इनके समय की सबसे बड़ी घटना तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का शुरू होना थी, जिसके बाद कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था, है ना? बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। और इसी समय कांग्रेस के भीतर भी त्रिपुरी संकट हुआ। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ। जी, दूसरी तरफ 1940 में मुस्लिम लीग में अपने लाहौर संकल्प में मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग रखती। तो यहीं से विभाजन की नींव और मजबूत होने लगी, एक तरह से कह सकते हैं। हाँ, और अंग्रेजों की तरफ से भी कोशिशें हुई, जैसे 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया और 1942 में क्रिप्स मिशन। लेकिन बात नहीं बनी। और फिर 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ। करो या मरो। लिनलिथगो के बाद 1944 में लॉर्ड वेवेल आए और 1947 तक रहे। इनके समय में 1944 में सी राजगोपालाचारी का CR फॉर्मूला आया। और फिर 1945 में वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन, ये सब सत्ता हस्तांतरण की कोशिशें थीं। हाँ, ये सब एक और कोशिश थी, लेकिन सफल नहीं हो सकी। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और संविधान सभा का गठन किया गया। लेकिन माहौल तो बहुत तनावपूर्ण हो चुका था। बहुत ज्यादा। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मतलब डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। और फिर आखिरकार फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा कर दी। ये अंत की शुरुआत थी। 3 जून 1947 को माउंट बैटन प्लान की घोषणा हुई, जिसने विभाजन का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया। हाँ, इसी प्लान के तहत 1947 में रैडक्लिफ आयोग बनाया गया, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच पश्चिमी सीमा रेखा तय की। और फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत 2 स्वतंत्र देशों में विभाजित हो गए। जी, और इस पूरी उथल-पुथल के बीच एक बेहद दुखद घटना घटी। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। एक युग का अंत हो गया। माउंट बैटन के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक गवर्नर जनरल बने। ये ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी। बिल्कुल, उनके साथ ही इस पद का अंत हुआ, क्योंकि वर्ष 1950 में गवर्नर जनरल का पद स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र बन गया। तो आज हमने देखा सभी महत्वपूर्ण गवर्नर्स, गवर्नर जनरल एवं वाइसराय और उनके समय की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए द स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नमस्कार।